नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के बैंक की डेटा में। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपका यूपीएसआई की जो स्पेशल पॉलिटी चल रही है उसका तीसरा चैप्टर है, जिसमें कि हम यूपीएसआई में जो पॉलिटी आती है और पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग है, जो मौलिक अधिकार है, इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चंस की जो आने की संभावना है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम्स में अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं यूपीएसआई 1999, 2011, 2017, 2021, ये सभी इनके पीवाईक्यू रहने वाले हैं। इनके साथ साथ मैं क्या अलग कराने की कोशिश करता हूँ कि उनका थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको थ्योरी पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको क्या करना है, बस आपका एक काम है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना प्यार दिखाना है। ठीक है, अगर इस चीज़ को करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखो, मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैग्ना कार्टा एक एक इस तरीके का एक मतलब ये मान लीजिए एक का क्या बताऊं मैं आपको, मतलब मौलिक अधिकारों का वर्णन वाला एक जो पूरा जो प्रारूप होता है या जो पूरा, तो उसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ठीक है, तो मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाएगा, तो ये जो भाग 3 है जिसमें कि आपका मौलिक अधिकारों का आपका उल्लेख दिया गया है, उसको भारत की संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में है संविधान के, तो जो मौलिक अधिकार हैं आपकी वो भाग 3 में है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल्स की बात कर लें, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक और भाग 3 तक ये इनका वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो बंधुआ मजदूरी यानी कि किसी व्यक्ति को बंधक बना लेना या उसके बाद उससे क्या कराना, उससे मजदूरी कराना। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे पुराने गांव हैं या अभी भी लगभग किसी न किसी गांव में ये चल ही रहा होगा, किसी व्यक्ति को वो सिर्फ खाने को दिया जाता है, फिर उसके बाद उससे काम कराया जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 23 में आता है, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें क्या है, तो मानव का दुर्व्यापार और बेगार यानी कि उसके मानव शरीर का खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी का जो लेख है अनुच्छेद 23 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपको बताना है आपका 300A कौन सा, तो अनुच्छेद 300। उन्नीस, ये तो आप जानते ही होंगे, 19 1। ठीक है, जो आपकी स्वतंत्रता जीत दी गई है उसका जिक्र इसी में है। पांचवा प्रश्न है,
जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सज़ा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कोई भी ऐसी किसी भी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से कम की सज़ा हुई है या कारावास हुआ है तो उसको एकांत कैद यानी कि अकेले जो कैद में रखा जाने की जो सज़ा है वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक समय पर इस बात को आएंगे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। तो कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है वो आपके जापान के संविधान से ली गई है। इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को कितने से कितने वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, कितने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। और शिक्षा का अधिकार कब आया था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका 2009 में आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों में कब जोड़ा गया इनको? जो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है, तो उसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2000 आपके 2 के द्वारा, ठीक है, 2 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कि कहा गया है कि, और ये कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो 21A में आता है। इसमें कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो जो आपका अनुच्छेद 19 है इसमें आपकी 6 प्रकार की, कितनी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आपका आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आता है इसमें शांतिपूर्वक किसी सम्मेलन को करने की। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आपका सम्मेलन, ठीक है, दूसरे में पहला, दूसरा। तीसरे में आता है आपका कोई भी व्यक्ति संघ बना सकता है, यानी कि कोई पार्टी बना सकता है, ये आपका तीसरे में आता है। चौथे में आता है घूमने फिरने की आज़ादी, संचरण करने की आज़ादी। क्या है? तो संचरण करने की जो आज़ादी है वो आपके चौथे में आती है। 5वां है आपका निवास करने की आज़ादी, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर रह सकता है। पहले क्या था? पहले जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकता था, जब से 370 हटी है तब से ये भी हो गया है आपका। 6वें की अगर बात कर लें हम, तो आजीविका करने के लिए वो व्यक्ति व्यापार कर सकता है या किसी भी तरीके का नौकरी वगैरह कर सकता है, तो व्यापार इसमें लिख देते हैं व्यापार। ठीक है, तो ये आपकी 6 प्रकार की क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान अनुच्छेद 19 में दिया गया है। वाक पहला, दूसरा सम्मेलन, तीसरा संघ, चौथा संचरण या घूमने फिरने की, 5वां निवास और 6वां आपका व्यापार। 9वां प्रश्न है, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हैबियस कॉर्पस का मैं आपको बताऊं तो ये है आपका सी ऑप्शन, किसी को सशरीर पेश करना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, एक इसके ऊपर एक मूवी बनी है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसको कहा जाता है शायद आर्टिकल, उस मूवी का मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, साउथ की मूवी है। उसमें क्या होता है कि एक गरीब परिवार होता है और उस परिवार में एक पुरुष होता है और उसकी पत्नी होती है। तो पुरुष को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी कस्टडी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। पुलिस विभाग में जब वो जाती है उसकी कोई भी सुनवाई नहीं करता है, तो उसके मदद करने के लिए वकील आता है। अच्छा, तो वकील क्या करता है कि रिट डालता है हाई कोर्ट में आपकी। तो हाई कोर्ट क्या जारी करता है? कस्टडी में था भाई, तो कस्टडी में था तो वो कहता है बंद, यानी कि हैबियस कॉर्पस, कहता है हैबियस कॉर्पस की जो है आदेश करता है, यानी कि वो जो व्यक्ति कस्टडी में था उसको सशरीर पेश किया जाए। अब वो व्यक्ति तो मर गया, उसको उन्होंने ठिकाने भी लगा दिया, तो इस तरीके से उनकी पोल खुलती है और उन पर कार्यवाही होती है। तो इस बात को आप समझिए, हैबियस कॉर्पस क्या होता है? किसी व्यक्ति को सशरीर आपका कोर्ट बुला सकता है। ठीक है, तो ये रिट जो है कोर्ट किसके द्वारा जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के द्वारा आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, और 226 के द्वारा आपका हाई कोर्ट करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो इनको आपका प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सी जो ऑप्शन है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, ये विदेशी व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। ठीक है, और बाकी के जितने भी हैं आपका वो विदेशी व्यक्तियों को हैं, उपलब्ध हैं, सी को छोड़ के। अगला प्रश्न है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना
और उसमें सुधार करना एक है कि तो क्या है, तो वन और जीवन इनकी रक्षा करना, तो ये आपका आता है वन्य जीव वगैरह की रक्षा करना, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात कर लें तो ये अगला आएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो इनको 42वें संविधान संशोधन, कब 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। ठीक है, अनुच्छेद की बात कर ले तो 51 का में ये आते हैं, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके मौलिक कर्तव्य से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार का जो विचार है वो आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोवियत संघ से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। क्या लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य। यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया था जो जापान के संविधान से आपका क्या लिया गया था, तो जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो आपकी जापान के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो जो आपका 26 में क्या दिया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार आपका अनुच्छेद 26 बताता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो आपको बताना है, मैंने आपको सब बताए थे। संघ या संगम बनाने का अधिकार है, बिल्कुल है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का, वाक और अभिव्यक्ति का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन का जो आपका है वो अधिकार नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 16वां प्रश्न है, देश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो ये आपका किस तरीके का अधिकार है आपको बताना है, तो मैंने आपको बताया था ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको 6 अधिकार थे। कितने थे? 6। मौलिक अधिकार भी आपके 6 ही हैं कुल। पहले 7 थे, कितने थे? 7 थे। ठीक है, पहले कितने थे? 7 थे। 7 में से एक माइनस कर दिया, कौन सा वाला? तो जो आपका संपत्ति का अधिकार था 300A में पहुंच गया है। तो वर्तमान में 6 ही आपके मौलिक अधिकार हैं, 6 ही आपकी स्वतंत्रताएं हैं जो कि 19 के तहत आती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो आपको बताना है इसमें से। तो इसका आपका 17 का ई ऑप्शन सही हो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें क्या है? भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा, यानी कि विधि की समक्ष समता। ठीक है, इस तरीके का ये आपका 14 में आता है। 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, ये आपको मैं कराऊंगा, 1 मिनट रुको। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना, यानी कि जो सामाजिक जो भेदभाव है उसको समाप्त करना किसका है ये? तो ये 18 जो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि समानता का अधिकार है। भेदभाव किस में होगा? भेदभाव जब समानता नहीं दिखा रहे हैं तभी तो भेदभाव होगा, तो समानता का अधिकार है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो जो उपाधियों का अंत है वो किसके अंतर्गत आता है? तो उपाधियों का अंतर्गत बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है आपका उपाधियों का अंत। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले आता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी, मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार। दूसरी आती है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ये आपकी 19 से लेके 22 में है। और ये आपको मैंने बताया था 19 ही अनुच्छेद में आपकी अंदर जाके स्वतंत्रता बताई थी, ये स्वतंत्रता रहती हैं। तो वो आपको मैंने 6 पहले बता दी थी। अब ये 6 में मौलिक अधिकार बता रहा हूँ। फिर आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका 23 से 24 के बीच आता है। फिर आता है चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका आता है 25 से 28 के बीच में। फिर आता है 5वां संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी। तो ये कितने में आता है? तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। 6वें जो आता है वो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ये अनुच्छेद 32 में आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत आपके सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और इसी अनुच्छेद को आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपका संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया था? तो मैंने आपको बताया था, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संपत्ति का जो अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, पहले मैंने आपको बताया थे 7 थे, लेकिन एक माइनस कर दिया गया। तो कौन सा था ये माइनस करने वाला? ये संपत्ति का अधिकार था। तो वर्तमान में कितने बचते हैं? तो वर्तमान में 6 बचते हैं। तो ये कहाँ पर पहुँच गया है ये भी तो याद रखना। तो 300A में पहुँच गया। इस बात का आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। और इसको कब चेंज किया गया था? तो इस बात को आप ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय आपके मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो ये आपको ये बताना है। तो इसमें आपका 26 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 33वां जो अधिकार है आपका मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी बलों में है, अर्धसैनिक बल में, सशस्त्र बलों में, खुफिया एजेंसियों में है, तो उसके जो मौलिक अधिकार हैं थोड़े से तो प्रतिबंधित होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये पहले ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत भी संविधान में दिखाई देते हैं? तो मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपका पहला आएगा, सबसे पहले क्या आता है? तो पहला आता है आपका समानता का अधिकार, सी आएगा। फिर आएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, फिर ए आएगा। फिर आता है आपका शोषण का अधिकार, फिर बी आएगा, और डी सांस्कृतिक, ये सबसे बाद में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको बताना है। कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग कर सकता है। दूसरा है, जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द हो जाएंगे। आपका दूसरा बी सही है बिल्कुल। ऐसा कोई भी अगर कानून बनता है जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनने का उसमें दिखता है कि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन कर सकता है, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि स्वतः ही अमान्य और रद्द माने जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका सिर्फ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकारों के अंग है। तो जो जीवन का संरक्षण ये किस में आता है? तो ये आपका स्वतंत्रता में आता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, जो जीवन का संरक्षण है वो आपका 21 में, 20 और 21 में वर्णित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले अधिकार किससे संबंधित हैं? तो जो अनुच्छेद 17 में जो आपको आता है वो आता है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन। पहले आपने देखा होगा छुआछूत बहुत चलती थी, व्यक्ति को उसकी जाति के हिसाब से उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो उसी का जो उन्मूलन किया गया है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 26, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर, ठीक है, न्यायालय जा सकता है? तो किसके तहत जा सकता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत भी आपकी रिट जारी होती है और अनुच्छेद 226 के तहत भी होती है। 226 के तहत आपकी हाई कोर्ट से होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? 28वां प्रश्न है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं? जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के जो मानवाधिकार के सिद्धांत हैं वो किन किन अनुच्छेदों में निहित हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 51। तो 12 से 35 तो आपके मौलिक अधिकार आ जाते हैं और फिर आपके 36 से 51 के बीच में आपके मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत के तहत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको इसका विचार बनाना है। तो सबसे पहले ए में क्या आ जाता है? तो ए में आ जाता है आपका 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। पहला ही था वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में 20 किससे संबंधित है? तो जो आपका 20 है वो आपका
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है, तो दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण यानी कि इस तरह इसमें आपकी, जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मतलब उसको कोई अपराध किया है तो उसके तहत है, तो उसके कुछ संरक्षण भी तो होंगे, ये तो है नहीं कि उसके कुछ संरक्षण नहीं होंगे, तो उसको समझते हैं। तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ संरक्षण है अनुच्छेद 20 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को कितने से कितने वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान है वो दिया गया, मैंने आपको बताया था। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। तो जो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कब आया था, तो 2009 में आया था। ठीक है, और ये आपका किस अनुच्छेद में है, तो 21(a) में है। ठीक है, 21(a) में है। इसको कब लाया गया था, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 को इसको लागू किया गया था। इस बात का संविधान में जोड़ा गया था, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 22 बताना है। तो क्या संपत्ति का अधिकार है, बिल्कुल नहीं, 300(a) में आता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने से कितने वर्ष की आयु के कम बच्चों को कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको बताया 14 वर्ष से कोई भी अगर कम बच्चा है तो उसको जबरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जाएगी। ठीक है, तो 24 अनुच्छेद आपका क्या है, तो बाल श्रम से संबंधित है। 34वां प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 55 संविधान है वो आपका राष्ट्रपति के चुनाव से है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें एक एक्ट आता है राष्ट्रपति से, जिसमें कि आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो जिक्र है वो आपका 61 में किया गया है। बात की जाए 51 की, तो अनुच्छेद 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जो जिक्र है 51 में दिया गया है, जो कि DPSP यानी कि 36 से 51 के बीच है, वो भाग 4 में। तो 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति है। 74 की बात की जाए तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, तो ये आपका 74 में दिया गया है। ठीक है, और 67 में आपका राष्ट्रपति की जो पदावधि है उसका जिक्र किया गया है। 35वां प्रश्न है, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। तो लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय इनमें से अनुचित माना जाएगा, तो सी उपाय वो क्या कहते हैं इसमें से, डी जो ऑप्शन है, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना, ये अनुचित माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत आपका अदालत में जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ठीक है, और 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट है और ये है आपका हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है 37वां, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है। तो जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 में क्या है, तो 25 में आपका 25 अनुच्छेद में आपका आचरण करने की, ठीक है, आचरण किसी भी धर्म का आचरण करने का अधिकार है। 26 में क्या है, तो इसका प्रबंध करने का है, प्रबंध करने का अधिकार जो आपका है। ठीक है, ये आपका 26। 27 में क्या है, करों का, जो करों से छूट का जो संविधान है किसी भी धार्मिक कर से, उसका वो आपका इसी में है। 28 की बात की जाए तो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का जो जिक्र किया गया है, यानी कि शिक्षा संस्थानों में आपको धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, या धार्मिक उपासना के बारे में जो स्वतंत्रता है वो आपकी 28 में आ जाती है। अगला प्रश्न है 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। तो मानवीय गरिमा से जो जीने का अधिकार दिया है वो 38 के ऑप्शन नंबर ए ने दिया है, यानी कि 21 का जो है आपका ऑप्शन वो गरिमा से जीने का अधिकार आपको देता है। तो इसका जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 39, भारत में भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून की समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी के लिए नहीं है। ठीक है, किसी के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है 40, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं।
तो नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत हैं वो किस पर, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में ये लागू होते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 41वां प्रश्न है, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा शांति विहीन है या सभा शांतिपूर्ण है, तो आपको ये बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सभा कैसी होनी चाहिए, तो शांतिपूर्ण होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 19 का जो पहला आता है 19A के तहत जो 6 स्वतंत्रता बताई थी उसमें बताया था सम्मेलन करने का अधिकार है, तो सम्मेलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। बाई चांस मान लीजिए सम्मेलन हो रहा है, तुम बंदूक लेके पहुंच गए, तो इस तरीके से पुलिस क्या करेगी, पुलिस फिर आपको लाठीचार्ज कर सकती है, लट्ठ फेलेगी, सीधी बात है। अगला प्रश्न है 42, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार होता है, तो आपके दो ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, कौन से, तो दो ऑप्शन आ जाते हैं इसमें। तो अगर आपातकाल की स्थिति में आपका अनुच्छेद 20 और 21, ये दो ऐसे हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी आपके निलंबित किए जा सकते हैं, 20 और 21 नहीं होते, इस बात का ध्यान रखेंगे। 43वां प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, जो मानव अधिकारों की जो घोषणा है उसका जो सार्वभौम घोषणा है उसका जो अनुच्छेद 6 है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है, ये आपका अनुच्छेद 6 है। किसका, जो मानव अधिकार दिए गए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो मानव अधिकार हैं उसके तहत भी आपके अनुच्छेद है, उसका ये पूछ लिया गया है। ठीक है, 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 25 में आपका धर्म की स्वतंत्रता का जिक्र है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का। 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, तो मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों की संवैधानिक उपचार प्रदान करता है वो अनुच्छेद 32 करता है, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसके तहत ही व्यक्ति अदालत जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। अगला प्रश्न है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति पे। ठीक है, यानी कि उसको जाति किसी भी, ये आपको जो चीज़ें दी हैं धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति, लिंग या किसी भी जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में आता है, तो ये किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 15 में आता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14 की बात कर लें तो अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विधि की समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संघ शब्द का जो प्रयोग है आपका अनुच्छेद तो ये आपका संघ शब्द का जो प्रयोग है वो आपका अनुच्छेद 34 में दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 29 में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 30 में, माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 30 में दिया गया है संवैधानिक वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि या शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार आपका अनुच्छेद 30 में दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया, तो अनुच्छेद 29 में आपका अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए, अनुच्छेद 29 में, यानी कि दोनों ही आपके संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत एवं उससे उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है, तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया था, अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत किया गया था, अनुच्छेद 22 में आपका जो गिरफ्तारी के संरक्षण में था, गिरफ्तारी से संरक्षण से आपका संबंध रखता है अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया था, मैंने आपको बताया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आता है। क्यों कहा था, क्योंकि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, तो इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? कई बार ये रिपीट हो चुका है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 14 वर्ष से, यानी कि 14 वर्ष से किसी भी आयु, मिनिमम आयु है जब तक कि आपसे किसी व्यक्ति से काम करा सकते हैं, श्रम करा सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो अपना प्यार बनाए रखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। अब मेरा मोटिवेशन क्या है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट देंगे आप लोग, वीडियो अच्छी से मतलब देखी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सीधी सी बात ये है। तो आपका क्या काम है? आपका काम है वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, बस। बाकी का जो काम है वो मैं करूँगा, ठीक है। आपकी जितने भी जीएस की जो गारंटी है वो मेरी है, अभी पॉलिटी करा रहा हूँ। इसके बाद अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अभी आगे भी मैं आपका पूरी जीएस का पीवाईक्यू कराऊंगा। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।